बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद अकील। आज का हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स एंड यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। तो लफ्ज़ आइसोटोप के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है आइसो, जिसका मतलब होता है सेम, और टॉप्स भी प्लेस। तो आपने पढ़ा है कि पहला मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था, उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जो है एटॉमिक मास पे डिपेंड करता था। तो उस वक्त चूँकि आइसोटोप डिस्कवर नहीं हुए थे, तो एलिमेंट जो है वो एटॉमिक मास की बेस पे भी प्रॉपर प्लेसेस पर आ रहे थे। लेकिन जब जो है आइसोटोप डिस्कवर हुए तो पता चला हाइड्रोजन जैसे सिंपल एलिमेंट के भी एक 3 जो है वो आइसोटोप्स हैं, जिनके मास नंबर जो है वो मुख्तलिफ हैं। इस तरह से उसको जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पर रखना पड़ता था। लिहाजा तो फिर ये लफ्ज़ जो है वहीं से निकला है कि आइसो मीन सेम और टॉप इन प्लेस, कि अब चूँकि एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे जो है वो पीरियोडिक टेबल में सेट किया जाता है। लिहाजा चूँकि तमाम एलिमेंट आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, इसलिए वो जो है वो जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ही प्लेस पर आते हैं। ठीक है जी। अब मैं इसकी डेफिनेशन जो है आपको क्लियर कर देता हूँ कि आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। कि आइसोटोप्स जो है वो एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पर आपको जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा कि मास नंबर क्यों डिफरेंट होते हैं। तो इसकी मैं रीज़न आपको बता देता हूँ कि मास नंबर जो है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। उनके एटॉमिक यानी उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट होते हैं। ये बात आपको एग्जांपल से बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। हाइड्रोजन जैसे सिंपल एलिमेंट के भी 3 आइसोटोप जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। पहला जो आइसोटोप है उसका नाम है प्रोटियम। आप देखें ये इसका स्ट्रक्चर, इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद 1 है और न्यूट्रॉन इसमें कोई नहीं। तो हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के ऊपर होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, जो मैंने इसके सिंबल के नीचे शो कर दिया। तो मास नंबर भी 1 है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कोई नहीं। इसके मुकाबले में आते हैं इसके दूसरे आइसोटोप की तरफ। इसका नाम है ड्यूट्रियम। इसमें आप देखते हैं कि प्रोटॉन की तादाद वही है जो कि प्रोटियम के अंदर थी 1, बट इसके अंदर एक न्यूट्रॉन भी है जो कि प्रोटियम में एब्सेंट था। लिहाजा नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, लिहाजा एटॉमिक नंबर तो इसका भी 1 है, लेकिन मास नंबर जो है वो इसका 1 + 1 2 हो जाएगा। इस तरह से ये इसकी निस्बत ज़्यादा हैवी है। इसी तरह से फिर हम तीसरे आइसोटोप की तरफ आते हैं जिसका नाम ट्रिटियम है। उसमें बाकी 2 आइसोटोप्स की तरह नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो इसके अंदर 2 है। लिहाजा एटॉमिक नंबर तो इसका भी 1 होगा, लेकिन मास नंबर जो है 1 + 2 3। तो इस तरह से हमने देखा कि ये तीनों ही हाइड्रोजन के एटम्स हैं, लेकिन इनके एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। पहले में एक कोई न्यूट्रॉन नहीं है, लिहाजा मास नंबर उसका 1 ही है। दूसरे में एक न्यूट्रॉन होने की वजह से मास नंबर 2 है, और तीसरे के अंदर जो है न्यूट्रॉन की तादाद 2 होने की वजह से मास नंबर 3 हो जाता है। तो इस तरह से हम एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं। कार्बन के आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन में भी 3 आइसोटोप जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें पहला जो है उसको C612 कहते हैं, दूसरे को C613 लिख देते हैं और तीसरे को C614 लिख देते हैं। एक्चुअली इसमें है क्या, आप देखें कि पहला जो आइसोटोप है उसमें प्रोटॉन की तादाद 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 + 6, इसका जो है मास नंबर 12। दूसरे में हम देखते हैं कि प्रोटॉन की तादाद 6, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद 1 बढ़ गई है और 7 हो गई है। अब दोनों को प्लस करने से 13, तो इसका मास नंबर पहले आइसोटोप से ज़्यादा होगा। उसका 12 था, इसका 13। इसी तरह तीसरे आइसोटोप में जो है हम देखते हैं प्रोटॉन की तादाद सेम है, यानी कि एटॉमिक डेफिनेशन के मुताबिक एटॉमिक नंबर जो है वो इनका सेम है,
लेकिन बेस नंबर जो है वो इनका डिफरेंट है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से मास नंबर जो है वो इनका डिफरेंट है। इसके अंदर प्रोटॉन की तादाद वही 6, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 होने की वजह से इसका मास नंबर 14। एक और बात जो है आपको इसके मतलब याद रखनी है कि जो यूनिवर्स के अंदर जो है कार्बन 12 जो है ये 90, इसकी जो परसेंटेज है वो 98.9% है। बाकी दोनों 13 और 14 वाले इनकी परसेंटेज 1.1% है। हम तीसरी एग्जांपल देखते हैं आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन के दो आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। पहले आइसोटोप जो है उसका मास नंबर 35 है, दूसरे का 37 है। एटॉमिक नंबर आप देख रहे हैं दोनों का 70। तो अगर हम ये मास नंबर को जरा और उस पर गौर करें तो हमें पता चलेगा कि 35 में से अगर हम एटॉमिक नंबर निकालते हैं तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 18 है और दूसरे में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 20। तो इस तरह से हम कहते हैं कि डिफरेंट मास नंबर सेम एटॉमिक नंबर, तो ये आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन की बात होगी। इसी तरह से यूरेनियम के भी 3 स्टेबल जो है वो आइसोटोप्स हैं। पहला जो है U92-234, दूसरा U92-235 और तीसरा U92-238। तो पहले के अंदर जो है न्यूट्रॉन की तादाद 142 होती है, दूसरे में 143 और तीसरे के अंदर 146। इस तरह से तो ये 3 आइसोटोप जिनके मास नंबर जो है वो हर एक से डिफरेंट है। इसका 234, 235, 238। इस तरह से हमारा ये आधा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम इसका दूसरा हिस्सा जो है वो देखते हैं जो कि है यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। स्टूडेंट्स, हमारे टॉपिक का दूसरा हिस्सा है यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स को बहुत बड़े पैमाने पर हम अपनी जो है डेली लाइफ के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी सबसे पहली एग्जांपल है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी का मतलब होता है कि शॉम के ज़रिए जो है इलाज। तो अब कैंसर का जो है इलाज अब रेडियो आइसोटोप से किया जा रहा है। इसकी 2-3 एग्जांपल्स हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले है फास्फोरस 32 और स्ट्रॉन्शियम 90। ये 2 ऐसे रेडियो आइसोटोप्स हैं जिनको स्किन कैंसर के लिए यूज़ किया जा रहा है। स्किन कैंसर में स्किन के बाहर कोई ट्यूमर है तो उसको स्टडी करने के लिए हम फास्फोरस 32 या स्ट्रॉन्शियम 90 यूज़ करते हैं। और इसकी वजह ये है कि इससे जो रेज इमिट होती हैं वो बीटा रेज होती हैं जो लेस पेनिट्रेटिंग होती हैं, जो बॉडी में बहुत गहराई में नहीं जा सकती, अलबत्ता स्किन पर मौजूद ट्यूमर को बहुत बेहतर अंदाज से जो है वो मैग्नीफाई कर देती हैं। दूसरी इसकी एग्जांपल है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 ऐसा रेडियो आइसोटोप है जिसको हम इनर बॉडी कैंसर की डिटेक्शन के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। यानी बॉडी के अंदर हमारे डीप कोई जो ट्यूमर बना हुआ है उसको लोकेट करना है तो फिर हम कोबाल्ट 60 यूज़ करते हैं। इसको क्यों यूज़ करते हैं? इसकी वजह ये है कि इससे रेज इमिट होती हैं वो गैमा रेज है और गैमा रेज जो है वो हाईली पेनिट्रेटिंग, वो बॉडी में गहराई तक जाकर डीप जाकर जो है ट्यूमर की निशानदेही कर सकते हैं। दूसरा इसका बड़ा इस्तेमाल ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। डायग्नोसिस का मतलब होता है बीमारी की तशखीस, यानी ये पता लगाना कि आपको कौन सा प्रॉब्लम है और उसके लिए जो है वो कौन सा तरीका इलाज जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने अपने एनवायरनमेंट में देखा होगा कुछ लोगों की गर्दनें जो है वो सूजी हुई होती है। इसकी वजह ये होती है कि उनका थायराइड ग्लैंड जो है वो स्वेल कर जाता है। तो इसकी रीज़न होती है आयोडीन की कमी। तो इस थायराइड का जो ग्लैंड जो स्वेल कर जाता है उसकी पोजीशन क्या है, वो किस स्टेज पे पहुंच चुका है, ये पता लगाने के लिए हम आयोडीन 131 यूज़ करते हैं। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि क्या ये अर्ली स्टेज है। अर्ली स्टेज होती है तो उसका इलाज उसी तरह से जो है अपनाया जाएगा, और अगर देर हो गई है तो फिर यानी अर्ली स्टेज है तो हो सकता है मेडिसिन से ही ठीक हो जाए, और अगर लेट हो गया है तो फिर उसका जो है वो ऑपरेट वगैरह करना पड़ेगा। इसी तरह से एक और रेडियो आइसोटोप टेक्नीशियम जो है वो बोन ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है। एक्सीडेंटली हमारी कोई बोन फ्रैक्चर हो जाती है, टूट जाती है, तो
आपने अपनी बायो की क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे हड्डियों के ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट होता है। तो टैक्टीशियम से हम उसका पता लगा लेते हैं कि क्या हड्डियों के ऊपर जो है वो कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो गया। अगर कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो गया तो इसका मतलब है कि हड्डी जोड़ गई। तीसरा इसका बड़ा इस्तेमाल है आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल। आर्कियोलॉजी हम यानी आसार कदीमा का इल्म को कहते हैं और जियोलॉजी जो है वो ज़मीनी इल्म को कहते हैं। दोनों में ताल्लुक है कि एक में पुराने ज़माने की इमारतों, पुराने ज़माने की चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं और दूसरे में ज़मीन की खुदाई करके उसमें से जो एनिमल्स के, प्लांट्स के फॉसिल्स मिलते हैं, इसी तरह से जो है स्टोन्स पुराने ज़माने के हमें मिलते हैं तो उनके बारे में जो है हम उनकी एज डिटर्मिनेशन करते हैं कि वो कितने पुराने हैं, यानी उनकी उम्र कितनी है, वो कौन से दौर में जो है वो दुनिया में मौजूद है। इसके लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर कार्बन 14 जो है, कार्बन 14 रेडियो आइसोटोप को इस्तेमाल करते हैं। तो और इसके लिए जो तरीका जो है वो आता है उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ। ये फिजिक्स के अंदर पढ़ाया जाता है हाफ लाइफ मेथड। ये रेडियो आइसोटोप जो है कुछ एक खास पीरियड होता है, उसके बाद उनकी क्वांटिटी जो है हाफ रह जाती है, तो उससे फिर उसकी एज डिटर्मिनेशन की जाती है। और इसके लिए मैंने आपको बताया कि कार्बन 14 आइसोटोप हम यूज करते हैं, इस लिहाज से इसको रेडियो कार्बन आइसोटोप डेटिंग या कार्बन डेटिंग जो है वो कहा जाता है। चौथा इसका बड़ा इस्तेमाल है बेटा, वो है केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। तो आपने मूवीज के अंदर देखा होगा कि किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए चिप लगा दी जाती है गाड़ियों के अंदर, उसके व्हीकल्स के अंदर। जैसे आपकी गाड़ियों में आजकल जो है आला लगा हुआ है, तो आप जहाँ कहीं फिर रहे होते हैं तो वो आपको बता देते हैं, आप शहर की हदूद से निकलते हैं तो आपको कॉल आ जाती है आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपको लोकेट किया जा सकता है आप कहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो है लिविंग बॉडीज के अंदर कोई एलिमेंट जो है वो कौन कौन सी स्टेजेस से गुजरता है और फाइनल स्टेज तक जो है वो कौन कौन सी चीज़ें से गुजरता है, कौन से हिस्सों में जो है वो पहुंचता है, इसको अब मॉनिटर किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर पौधों के अंदर एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है। अब हम ये पता लगाना चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बनने तक जो है वो कौन कौन से मराहिल से जो है वो गुजरी कार्बन, तो इसके लिए भी हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन 14 से तैयार करते हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि लेबल कर, यानी कार्बन 14 से लेबल करना मतलब कार्बन 14 से तैयार की हुई कार्बन डाइऑक्साइड हम यूज करते हैं और उसको हम फिर जो है बाहर से मॉनिटर कर सकते हैं कि वो लीफ के अंदर कहाँ कहाँ गई और कौन कौन से इंटरमीडिएट स्टेप से गुजरने के बाद फाइनली ग्लूकोज बना। फाइनली बेटा इसका जो आखिरी और पांचवा इस्तेमाल है आपके किताब में वो है एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन, यानी बिजली पैदा करना। तो इसके लिए एक रेडियो आइसोटोप इस्तेमाल होता है यूरेनियम 235 और ये प्रोसेस जो है एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर किया जाता है। यूरेनियम के जो है सेंटर के ऊपर एक न्यूट्रॉन जो है स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हिट किया जाता है, तो वो ब्रेक हो जाता है दो एलिमेंट्स बेरियम और क्रिप्टॉन में, और प्रोसेस के दौरान 3 न्यूट्रॉन जो है वो पैदा होते हैं। एक पहले आपने खुद हिट किया है और 2 नए, और बहुत सारी एनर्जी जो है वो इमिट होती है। इस एनर्जी का जो पीसफुल जो है यूज है वो ये है कि अब हम पानी को जो है वो स्टीम में कन्वर्ट करते हैं इस एनर्जी हीट एनर्जी से। स्टीम से टरबाइन जो है वो चलती है और टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से हम जो है बहुत बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर रिएक्टर में पैदा होने वाली एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये इसका पीसफुल पर्पस है। थैंक यू मैडम।